नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास का पाठालोचन कर रहे हैं अग्रिम कड़ी में, जिसमें हम प्राकृतिक वर्णन और इंद्र गर्भहरण के दौरान जो वृष्टि अतिवृष्टि में परिवर्तित हुई उसका वर्णन हम गतांक से आगे अब प्रारंभ कर रहे हैं। नव प्रभा परमोज्वल लीक सी गतिमति कुटिला फणिनी समा दमकती दुरति घन अंक में विपुल केली कला खनिदामिनी। आकाश बिजली का वर्णन कर रहे हैं। आकाश में घनघोर बादल छाए हुए हैं, उमड़ घुमड़ कर बादल छाए हुए हैं और उन बादलों के बीच से नव प्रभा प्रमोज्वल लीक सी एक नई प्रकाश की रेखा, परम उज्ज्वल प्रकाश की रेखा एक लीक की भांति, एक लकीर सी खिंचती दिखाई देती है। गतिमति कुटिला पाणिनि समा, और इतनी तीव्र गति से वो आकाश से पृथ्वी की ओर आती दिखाई देती है मानो कोई लहरीली सर्पणी जो है वो आकाश से उतरकर धरती पर आ रही हो। दमकती दुरति घन अंक में, बादलों के अंक में, बादलों के बीच में, बादलों के समूह के बीच में दमकती चमकती वो जो बिजली की रेखा है वो अति सुशोभित हो रही है। विपुल केली कला खनिदामिनी, विभिन्न तरह की क्रीड़ाएं करते हुए वो नव विद्युत धारा जो है आकाश से पृथ्वी की ओर आगमन करती सुंदर प्रतीत होती है। हरिओं जी की एक विशेषता है काव्य की कि वे बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्द चुनकर, नए नए शब्द चुनकर और तत्सम शब्दावली युक्त जो शब्द चुनकर अपने काव्य में डालते हैं। इससे पाठक और श्रोता की शब्द ज्ञान वृद्धि होती है, साथ ही उसे नए शब्दों के प्रयोग करने का तरीका भी सहज ही आता है कि वाक्य में कहाँ हम इन शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। चंद्रकांता संतति के रचयिता बाबू देवकीनंदन खत्री, जो तिलस्म उपन्यास लिखने के माहिर हस्ताक्षर माने जाते हैं, उनकी भाषा में जहां तत्सम शब्दावली, परिष्ठ हिंदी, क्लिष्ट हिंदी दिखाई देती है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द दिखाई देते हैं, उसी तरह से बाबू आचार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य में भी अच्छे अच्छे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो विविध रूप धरे नभ में कभी विहरता वर वारिद समूह था। आकाश में भांति भांति के रूप बनाकर, भांति भांति के चित्रों में चित्रित होकर बादलों का समूह उमड़ घुमड़ रहा था। हम आकाश में देखते हैं ना, कभी बादलों की कोई छवि बन जाती है, कभी बादलों की कोई छवि बन जाती है। तो इस तरह से विभिन्न रूप धरते हुए बादल आकाश में उमड़ घुमड़ रहे थे और वह कभी करता रस सेक था, कभी वो बरसात करके पूरी धरती को भिगो देता था और बन सके जिससे सरसा रसा। और बादलों के समूह से जो बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी लगातार, उससे ये धरती रसमय हुई जा रही थी। पूरी धरती रसप्लावित हो चुकी थी, पूरी धरती में रस ही रस दिखाई दे रहा था। सलिल पूरित थी सरती हुई, सारी धरती जो है वो रस से आप्लावित हो गई, जल से आप्लावित हो गई, अमृत से आप्लावित हो गई। किसान के लिए, प्राणी मात्र के लिए ये जो वर्षा की बूंद है किसी अमृत के से कम नहीं है। तो मानो अमृत चारों ओर बरस रहा है, फैल रहा है, भरा जा रहा है। तो सलिल पूरित थी सरती हुई, सारी धरती पानी से भरी हुई थी, जल से आप्लावित थी। उमड़ते पड़ते सरवृंद थे, और जो
सरोवर के समूह थे, जो सरोवर थे छोटे बड़े जगह जगह सरोवर थे, वो सारे लबालब हो गए थे, पानी से भर गए थे। नदियां अपने पूर्ण वेग पर, सलीला अपने पूर्ण वेग पर बह रही थी, कर सुप्लावित कुल प्रदेश को, और पूरे प्रदेश को सुप्लावित करते हुए नदियां, सरोवर, झरने रसिक्त हो रहे थे। सरित थी स प्रमोद प्रवाहिता, और सरिता आनंदित होती हुई अपने पूर्ण वेग से, अपने पूर्ण यौवन में बह रही थी, आगे बढ़ रही थी। प्रकृति का एक जो चित्रण प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया, वो एक शब्द चित्र की भांति है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, एक शब्द चित्र हमारी आंखों के सामने सहज ही उपस्थित हो जाता है, एक रेखा चित्र खिंचता चला जाता है। ये किसी भी कवि या किसी भी रचनाकार या किसी भी साहित्यकार की कृति की सबसे बड़ी सफलता कि एक चिरस्थायी चित्र पाठक और श्रोता के मानस पटल पर स्पष्ट हो जाता है। बेशक शब्द याद नहीं रहे, लेकिन वो चित्र की वजह से, चित्र के माध्यम से वो पूरे उस काव्य को अपनी स्मृति में संजोकर बहुत आसानी से रख सकता है। वसुमती पर थी अति शोभिता, नवल कोमल श्याम तृणावली, और जब आकाश से बारिश की पहली बूंद टपकती है, धरती का एक एक तिनका आनंदित होकर हरा भरा हो जाता है, खिल उठता है। अब देखिए कि हम रोज कितना भी पानी पौधों में डालें, उसमें वो स्वाभाविक हरितमा दिखाई नहीं देती है, लेकिन पहली बारिश के बाद जो हरितमा प्रकृति में दिखाई देती है, जो आह्लाद प्रकृति में दिखाई देता है, उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि वसुमती पर थी अति शोभिता, पूरी धरती पर, वसुमती पर, पूरी धरती पर नवल कोमल श्याम तृणावली, नई कोपलें जो फूट रही थी, जो नए पौधे थे, पुराने पौधे थे, उनमें जो एक नव यौवन उत्पन्न हो रहा था, उमड़ घुमड़ रहा था, वो बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था। नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, और आंखों को सुशोभित करने वाली, आंखों को शांति देने वाली, आंखों को प्रमुदित कर देने वाली जो सौंदर्य था, जो धरती की मूर्ति बनकर उपस्थित हो रही थी, वो वास्तव में अवर्णनीय था, बहुत सुंदर था। अनुपमा तरुराजी हरितिमा, चारों ओर अनुपम हरितिमा चारों ओर पेड़ पौधों पर फैली हुई थी, छाई हुई थी, और आंखों को आनंद देने वाली प्रकृति का रूप यहां पर उपस्थित हो रहा था। हिल लगे मृदु मंद समीर के, सलिल बिंदु गिरा सुठी अंक में, मन रहे किसका न विमोह थे, जल धुले दल पादप पुंज में। हिल लगे मृदु मंद समीर में, और वो जो पौधे थे वो हल्की सी समीर में, हल्की सी वायु के वेग से भी जब हिलते थे, हिलते डुलते थे, और सलिल बिंदु गिरा सुठी अंक से, और उनके पत्तों पर जो बिंदु पानी की जो बूंद पड़ी हुई थी, वो जब गिरता था तो मन रहे किसका न विमोह थे। तो किसका मन है जो आनंदित नहीं होगा इस दृश्य को देखकर। कवि कहते हैं कि जो भी इस दृश्य को देखता, कि किसी घास के तिनकर पर पड़ी हुई पानी की बूंदें हल्की सी हवा के झोंके से जब वो गिरती है तो बहुत ही सौंदर्य उत्पन्न होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का मन आनंदित हो जाता है। जल धुले दल पादप पुंज के, और जो पादप पुंज है, जो पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके जो पत्ते हैं वो एकदम नहाए धोए से बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, मानो किसी ने बड़े यत्न से उन्हें धोकर वापस उनके स्थान पर सजा दिया हो। तो कवि हरियोध जी के काव्य की जो विशेषता है, उनमें ये सबसे प्रमुख मैंने आपको बताया था जब हरियोध जी के काव्य की विशेषता पर हम बात कर रहे थे, कि सब शब्दों का जो संयोजन है और आवश्यकता अनुसार, अवसरानुसार शब्दों का जो प्रयोग है, वो हरियोध जी के काव्य की बहुत अच्छी विशेषता है। आप देखिए कि कहीं शब्द ऐसे नहीं है कि जो समझ में आने वाले नहीं हो, दुरूह हो, कष्टप्रद हो। एक बार
प्रथम वर्ष के बालक को भी यदि एक बार उस शब्द का अर्थ समझा दिया जाए तो मैं मानता हूं कि जीवन में कभी वो उस शब्द का अर्थ भूलेगा नहीं। इतने सरल शब्द हैं, इतने सरल तरीके से प्रवाहित होते हैं और लगातार इन शब्दों का पठन पाठन और श्रवण यदि विद्यार्थी करता है तो उसकी स्वयं की शब्दावली, शब्दकोश इतना विस्तृत हो जाता है कि वह अपनी भाषा को सहज ही बहुत परिष्कृत कर लेता है। बिना किसी प्रयास के उसकी भाषा परिष्कृत हो जाती है। इसलिए मेरे गुरुजन और मेरे पिताश्री जो मेरे गुरुदेव भी रहे, उन्होंने सदैव कहा कि दो चीजें आप जरूर पढ़िए अगर आप अपनी भाषा सुधारना चाहते हैं। एक तो बाबू देवकी नंदन खत्री का साहित्य और एक अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास। अगर आपने ये दोनों पढ़ लिए जीवन काल में एक या दो बार तो आपकी भाषा सहज ही परिष्कृत हो जाएगी। अगर आपको अपने जो अंतर कथाएं जो हैं जीवन में आती हैं, पाठ्यक्रम में आती हैं, जीवन में संदेश लेने हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उपदेशात्मक संदेश देने हैं, आने वाली पीढ़ी को आपको समझाना है और आपको अपने पास एक कथा कोश चाहिए, तो आप रामायण का पाठ मतलब अपने जीवन काल में 2 या 3 बार अवश्य करें। रामचरितमानस का पाठ करिए, रामायण का हिंदी अनुवाद का पाठ कीजिए। अगर संस्कृत का पाठ आपसे नहीं होता है तो हिंदी अनुवाद जो उसमें वाल्मीकि रामायण में है आप उसका पाठ करिए, तो आपका शब्द भंडार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सारी जीवन की जो गुत्थियां हैं वो अपने आप ही खुल जाएंगी, सुलझ जाएंगी और आपकी भाषा में जो मजबूती होगी, आपके वार्तालाप में जो एक आकर्षण आएगा, आपकी भाषा में आपके जो आप बोल रहे हैं उसकी प्रभावमयता बढ़ेगी, तो वो आपके व्यक्तित्व को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा समाज के सामने। आगे हम बढ़ते हैं कि विपुल मोर लिए बहु मोरनी विहरते सुख से स विनोद थे। देखिए बारिश का मौसम है, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, पूरी प्रकृति प्रेममय हो रही है। प्रणय स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जड़ और चेतन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसी के परिणाम स्वरूप जो मोर और मोरनियां हैं वो समूह में बाहर निकले हैं। अब हरे भरे मैदानों में वो नाच रहे हैं, कूक रहे हैं, संदेश दे रहे हैं प्रकृति के सौंदर्य का, संदेश दे रहे हैं प्रेम का, संदेश दे रहे हैं इस धरती के सौंदर्य का। तो विपुल मोर लिए बहु मोरनिया विहरते सुख से सविनोद थे। आनंदित होकर विहार कर रहे थे मोर अपनी मोरनियों को लेकर। मरकतोपम पुच्छ प्रवाह से, और जो उनका पुच्छ गुच्छ है, मोर के जो पंख हैं जिसमें मरकत बहुत सारे मोती, हीरे मोती जड़े हुए से प्रतीत होते हैं, उनको फैलाकर वे नृत्य की शैली में अपने आनंद को प्रस्तुत कर रहे हैं और मणिमयी कर कानन कुंज को। और ऐसा लगता है जब वो नाचते हैं अपने पूरे पंखों को फैलाकर, ऐसा लगता है मानो पूरे कानन को, पूरे जंगल को, पूरे वन प्रदेश को, पूरी हरियाली को वो मणि मरकतों से भर रहे हैं, हीरे मोतियों से भर रहे हैं। चारों ओर हीरे मोती ही हीरो मोती बिखर गए हैं। इतना सुंदर दृश्य वहां पर सहज ही उपस्थित हो जाता है। बन प्रमत्त समान पपीहरा पुलक के उठता कै पी कहां, लख वसंत विमोहक मंजुता उमंग कूक रहा पिक पुंज था। और मोर ही नहीं, पपैया पक्षी बारिश की बूंदों के साथ स्वाति नक्षत्र की बूंद का पान करता है। वो पूरे साल केवल उस एक बूंद के लिए प्यासा रहता है। वो अपने प्रिय को सदैव पुकारता रहता है, पी कहां, पी कहां, पी कहां, पी कहां। मानो इस बारिश के मौसम में सारे पपंगों का दल जो है वो आनंदित होकर, पुलकित होकर पी कहां पुकारने लग गया है। और लख वसंत विमोहक मंजुता, और वसंत के इस सौंदर्य को देखकर, इस बारिश के इस आनंदित माहौल को देखकर, वो उसकी मंजुता, उसके सौंदर्य को देखकर आनंदित हो रहा है। उमंग कूक रहा पिक कुंज था। वो कोयलों का समूह, पिक यानी कोयल,
कोयलों का समूह भी उमंगित होकर एक स्वर में कूक रहा था। आप देखिए, बारिश जैसे ही होती है कोयलें कूकने लग जाती हैं चारों ओर से, अम्र मंजरियों से, अम्र वृक्षों से, नीम से, कोई भी हरा भरा पेड़ हो जहां पे कोयल निवास करती है वहां से उसकी मधुर वाणी पूरे वातावरण को आनंद से सराबोर कर देती है। तात्पर्य कहने का कि बादलों से गिरी एक बूंद धरती के साथ समस्त जड़ और चेतन प्राणी जगत को आनंदित कर देती है, और उसका आनंद का जो माहौल है, आनंद का जो पराकाष्ठा है, वो कवि ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में यहाँ पर प्रस्तुत की है। इसके अगले खंड में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।